तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसमें क्या कहा है, इफ समवन फाउंड्स अ मोशनलेस स्ट्रिंग रीचिंग वर्टिकली अप इनटू द स्काई एंड हैंगिंग डाउन नियरली टू द ग्राउंड, should that person consider it as an evidence for UFOs, or could there be an earthly explanation in agreement with the well-known laws of physics? How long would the string need to be? So क्वेश्चन में कहा क्या है कि किसी एक आदमी ने एक स्ट्रिंग को देखा जो कि वर्टिकली अप जा रही है और अर्थ पे कहीं पे ग्राउंड के पास में ही कहीं हैंग कर रही है। तो क्या ये एविडेंस हो सकता है यूएफओस का, या फिर इसका एक अर्थली एक्सप्लेनेशन हो सकता है? अर्थली एक्सप्लेनेशन से हमारा मतलब क्या कि वो मोशनलेस दिख रही है तो इसका कोई एक रीजन है, या फिर यूएफओस का ये एक प्रूफ हो सकता है। सो लेट्स सी। सो जैसे कि अगर मैं इसका एक समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले वर्ड ये जो कह रहा है मोशनलेस, मोशनलेस स्ट्रिंग से मतलब क्या है उनका, कि जैसे कि इन्होंने कहा कि स्ट्रिंग मोशनलेस है, तो उससे होगा क्या कि स्ट्रिंग अर्थ की सरफेस पे नहीं है बट फिर भी अर्थ के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है। ऐसा कब होता है, जैसे कि अगर हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में पढ़ा है, तो जैसे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का प्रिंसिपल क्या रहता है, जैसे कि ये रहा अर्थ और यहाँ पे कहीं पे एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इक्वेटर पे, इक्विटोरियल प्लेन पे सॉरी, और ऐसे वो रोटेट कर रहा है। विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। ओके। और अर्थ भी सेम एंगुलर स्पीड से रोटेट कर, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इस टाइप के एक पाथ पे मूव कर रहा है सर्कुलर विथ उस एंगुलर स्पीड ओमेगा, और अर्थ भी एंगुलर स्पीड ओमेगा से ही रोटेट कर रही है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे ही नजर आने वाला है। द रीजन इज, अर्थ पे आप कहीं से भी उसे देखोगे तो आपको क्या लगेगा, वो वहीं पे पार्क की हुई है। जैसे कि मैं इस पॉइंट पे उसे देख रहा हूँ तो मैं खुद भी एक्चुअली में ओमेगा से ही रोटेट कर रहा हूँ, मुझे लगेगा कि ये रेस्ट पे। वैसे ही अगर यहाँ पे का एक स्ट्रिंग है ऐसी, तो होगा क्या इधर, इसकी बजाय ऐसा होगा कि जैसे कि मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ड्रॉ की जो यहाँ से अर्थ तक जा रही है। ओके। और अर्थ के सरफेस को जस्ट टच कर रही है। वैसे ये वर्टिकल है, द रीजन इज कि अर्थ को मैंने ऐसे दिखाया, वरना अगर आप अर्थ पे से देख रहे हो तो ये एक वर्टिकली स्ट्रिंग जा रही है। ओके। सो जैसे कि ये स्ट्रिंग इधर वर्टिकली हैंग की हुई है और हमें ये रेस्ट पे नजर आए, ये अर्थ की सरफेस को टच नहीं कर रही। अगर अर्थ के सरफेस पे ही होती तो बेसिकली एंगुलर स्पीड का कोई मतलब नहीं रहता। द रीजन इज क्योंकि अर्थ के ही सरफेस पे है तो अर्थ की एंगुलर स्पीड उसे भी मिल जाएगी। इसलिए इधर इन्होंने कहा हैंगिंग डाउन नियरली टू द ग्राउंड, और अब ये रोटेट कर रही है ओमेगा से। ये जो एंगुलर स्पीड ओमेगा है इसका, वो अर्थ के एंगुलर स्पीड के बराबर होना चाहिए। तो फिर ये जो लेंथ क्या होनी चाहिए, इस लेंथ के लिए ऐसा फिनोमिना अकर कर सकता है। बेसिकली ये जो फिनोमिना अकर करने वाला है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जैसा ही है लगभग, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में भी क्या होता है कि हमें वो वहां पे पार्क दिखती है। ऐसा ही इस केस में भी होने वाला है। जैसे कि स्ट्रिंग यहाँ तक आ रही है और वो ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो स्ट्रिंग पे कौन कौन से फोर्सेस, स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, देखो, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा इस पे। ओके। अगर मैं इधर ये जो स्ट्रिंग है उसे थोड़ा सा सिलेंडर टाइप का कंसिडर करूं, तो इसकी मास डेंसिटी अगर मैं रो कह दूं, सो बेसिकली हो क्या रहा होगा, इसके हर एक एलिमेंट लेता जाऊं, सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो इस पूरे पे एक नेट ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स तो मैंने ढूंढ लिया और वो इसकी ये लेंथ के एल के टर्म्स में आएगा, ये भी मुझे पता है।
अब ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने ढूंढ लिया, फिर मुझे ये पता है कि ये रोटेट कर रही है, तो इसे एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन चाहिए होगा रोटेट करने के लिए। जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा वो एक छोटे सा एलिमेंट के लिए ओमेगा स्क्वायर dx होगा, और ओमेगा स्क्वायर x होगा, और ऐसे मैं इंटीग्रेट करके पूरा नेट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही दे रहा होगा। ओके, सो इस वे में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को जो सेंट्रिपिटल फोर्स है उसके इक्वेट करते हुए, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स किसके कारण आ रहा होगा, ग्रेविटी के कारण। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे कि मैं अर्थ का ये जो सेंटर है वहां से x डिस्टेंस पे अगर चला जाऊं और यहाँ से एक छोटा सा dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले लूं, ओके, इतनी लेंथ का, और क्योंकि मैं ये जो स्ट्रिंग है उसे सिलिंड्रिकल कंसिडर कर रहा हूँ, तो सपोज मैं मान लेता हूँ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है और मास डेंसिटी रो है। सो तो मुझे ये पता चला कि ये जो dx के लिए मास जो होगा छोटा सा dm, वो किसके इक्वल होगा, रो इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके इक्वल है, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म अगर हम ले तो रो a dx, ये हुआ इसका मास dm छोटे से एलिमेंट का। और फिर अर्थ का मास भी हो, अर्थ का मास कैपिटल M है, तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बनेगा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अट्रैक्शन का जो फोर्स बन रहा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो इस छोटे से एलिमेंट के लिए देख रहा है, इसलिए मैं इसे डी एफ कह रहा हूं, वो किसके इक्वल होगा, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होता है, जी एम डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों, क्योंकि अर्थ के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे। ओके, सो ये एक्सप्रेशन आया। अब इधर जो dm है उससे मैं क्या लिख सकता हूँ, रो ए डी एक्स, तो रो ए जी एम डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ये हुआ फोर्स उस छोटे से एलिमेंट dx के लिए। ऐसे ही मैं आगे जाते जाते इंटीग्रेट करता जाऊं तो मेरे को पूरी लेंथ के लिए मिल जाएगा। इंटीग्रेट करना मतलब क्या, हर एक छोटे छोटे एलिमेंट के लिए ऐड करते जाना। सो वैसे ही मैं इसे ऐड करता जाऊं तो मुझे ये पता चला कि एफ जी किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन, सॉरी पहले कॉमन टर्म्स कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल देता हूँ, इंटीग्रेशन 1/x² dx। अब सोचने वाली बात है, x को मैं कहाँ से कहाँ वैरी करूँ, अर्थ की रेडियस तो कुछ फिक्स क्वांटिटी है, तो उसे मैं अगर r बोल दूँ तो x वेरी कहाँ से कहाँ हो रहा है, देखो सबसे पहले वो यहाँ पे आ रहा है, ये अर्थ की सरफेस को टच नहीं कर रहा है, बट अर्थ की सरफेस के बहुत ही क्लोज है, इसलिए मैं इसे r ही कह सकता हूँ। और r से r प्लस एल, आर से आर प्लस एल क्यों पता है, क्योंकि अर्थ के सेंटर से ये पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस एल। सो आर से आर वाला एक छोटा सा एलिमेंट लेता गया और वैसे ही और एलिमेंट लेता गया छोटे थिकनेस के, वैसे ही मैं एल तक पहुंचा और मैंने पूरा का इंटीग्रेट कर दिया, तो मेरे को पूरे पे फोर्स कितना लग रहा है वो मिल जाएगा। सो अब मैं इसे कैलकुलेट कर तो ये आया रो ए जी एम, इसका इंटीग्रेशन -1/x के इक्वल हुआ, और ये वेरी कर रहा है r टू r प्लस एल। सो मुझे ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी मिला रो ए जी एम 1/r माइनस 1/r प्लस एल, ये हुआ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसे अगर हमें सिंपलर वेज में लिखना है तो मैं इसे ये भी कह सकता हूँ रो ए जी एम एल अपॉन आर आर प्लस एल, ये हुआ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जा कहाँ रहा होगा, बेसिकली ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होगा।
ओके, सो जैसे कि मैं इस साइड पे आ जाऊं अपने पेज के, तो मुझे ये पता है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो एक छोटे से एलिमेंट के लिए किसी भी कोई भी मास m का ऑब्जेक्ट अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा होता है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, और ओमेगा स्क्वायर आर इंटू मास कर दे तो मेरे को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए कितना फोर्स चाहिए, यानी सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में फोर्स मिल जाएगा। तो डी एम ओमेगा स्क्वायर आर डी फोर डी एफ फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल मिला। तो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में जो फोर्स लगना चाहिए, देखो डीएम उस छोटे से एलिमेंट के लिए मास है, तो मुझे पता है कि अगर मैं उसका थिकनेस dx लूं तो वो रो ए dx के इक्वल है। और वहीं ओमेगा स्क्वायर आर क्या है, डिस्टेंस उस पॉइंट से जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है। देखो वो रोटेट किसके अबाउट कर रहा है, अर्थ के सेंटर से पास करते हुए इस एक्सिस से, तो ये कितने डिस्टेंस हुआ, x। ओके, आर वेरी कर रहा है हर एक एलिमेंट के लिए, सो इस वाले एलिमेंट के लिए कितना हुआ, x। अब मैं जैसे जैसे x को चेंज करूं मेरे को अलग अलग फोर्स मिलता जाएगा हर एक एलिमेंट के लिए। तो मेरे को इन शॉर्ट क्या करना है, उन सारे फोर्सेस का सम्मेशन करना है। और बहुत ही छोटे एलिमेंट्स लेते हैं इसलिए उन सम्मेशंस को हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेट करना। सो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल को, तो मेरे को कहां से कहां करना पड़ेगा, देखो r टू r प्लस एल। रीजन इज स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो r पे है, फिर धीरे धीरे हम r प्लस एल तक गए, उन सभी को मैंने इंटीग्रेट किया, मतलब उन सभी पॉइंट का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है इनटू मास किया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, तो टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि लग रहा होना चाहिए वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो ग्रेविटी के फोर्स के ही बराबर होना चाहिए। ओके, सो उन दोनों क्वांटिटी को इक्वेट करेंगे तो हमें एल में एक एल का एक इक्वेशन मिलना चाहिए। सो जैसे कि फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल इसके इक्वल है, तो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल किसके इक्वल होगा, रो ए ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम r टू r प्लस एल एक्स डी एक्स। अब मेरे को पता है कि x का इंटीग्रेशन करूंगा मैं तो मेरे को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाय टू। जो बाय टू का फैक्टर है उसे मैं बाहर ले जाऊं तो मेरे को मिला रो ए ओमेगा स्क्वायर बाय टू, अंदर बचा आर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, वो लगाऊं तो मुझे मिला ए प्लस बी किया तो मेरे को टू आर प्लस एल मिला, ए माइनस बी किया तो मेरे को एल मिला। सो ये हुआ नेट फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल जो लग रहा होगा ये नहीं, जो रिक्वायर्ड है, आई मेंट। ओके, और ये जो रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल है वो क्या कौन दे रहा होगा, ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल किसके इक्वल होना चाहिए, ग्रेविटी के। सो रो ए ओमेगा स्क्वायर बाय टू टू आर प्लस एल into L will be equal to rho A G M L upon R plus L। तो सर्टन टर्म्स मैं इधर कैंसिल आउट कर सकता हूँ, मेरे को डायरेक्टली दिख गया कि रो ए कैंसिल आउट हो गया, और रो ए का जो टर्म है वो मुझे पता भी नहीं था, बट ये सारी जो क्वांटिटीज है वो मुझे पता है, लिविंग एल, एल में मेरे को एक रिलेशन मिल गया इन शॉर्ट, बाकी सारी नोन क्वांटिटीज है, सिर्फ एल ही अननोन है। सो अगर मैं यहाँ से एक और टर्म कैंसिल आउट कर दूँ एल और एल, तो फाइनली मैं इसे रीराइट करके लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर टू आर प्लस एल बाय टू इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर प्लस एल आर। ओके, आर स्क्वायर प्लस एल आर नहीं, आई बिलीव इसे इस वे में ही रखना चाहिए, यस आर प्लस एल। सो आर प्लस एल मल्टीप्लाई आर,
सो अब अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2r+l मल्टीप्लाई r प्लस एल किसके इक्वल होगा, 2gm बाय ओमेगा स्क्वायर आर। सो अब मैं इसे एक्सपांड करूं तो मुझे मिला, देखो सबसे पहले मैं इस एल से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझको एल स्क्वायर मिला, एल आर और फिर ये 2r भी एल से हुआ तो +3lr बन जाएगा, फिर +2r² रहा, और ये जो टर्म है मैं उसे इस साइड ले आऊं तो -2gm ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू 0। सो इन शॉर्ट ये है क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एल में, क्योंकि बाकी टर्म्स आप देखो तो सभी नोन है। वैसे आपको लग रहा होगा ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा बेसिकली अर्थ का एंगुलर स्पीड है जो कि हमें नोन रहता है। सो अब मैं इस रिलेशन को सॉल्व करने जाऊं तो मेरे को मिला एल इक्वल टू -b, प्लस और माइनस का जो ऑप्शन है उसमें मैं सिर्फ प्लस वाला ही लूंगा। द रीजन इज मैं माइनस वाला लूंगा तो मेरे को नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी और लेंथ नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो -3l प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4 ए क्या है 1 और सी की वैल्यू है इस पूरे टर्म के इक्वल 2r² माइनस 2gm ओमेगा स्क्वायर आर। सो लेंथ कैलकुलेट डिवाइडेड बाय 2, वैसे ये -3r है। सो अब मैं इधर इसे कैसे लिख सकता हूँ, -3r/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 9r² -8r², उसे मैं लिख सकता हूँ r² प्लस 2gm अपॉन ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाय, वैसे ये 2 मैंने गलत लिख दिया, 8 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं कर क्या सकता हूँ कि इसे थोड़ा प्रॉपर वे में लिखना है, जस्ट r/2 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर रहा -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, देखो r/2 मैंने कॉमन लिया है, वैसे तो ये बाय 2 का फैक्टर गया तो अंदर मेरे को डिवाइड बाय r² करना है, तो यहाँ पे ये 1 प्लस 8gm अपॉन ओमेगा स्क्वायर r³ के इक्वल आया। सो बेसिकली लेंथ इस टर्म के इक्वल आया, और इधर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज सभी की डालें, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ बट अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज डालते हैं तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 140,000 किलोमीटर। ओके, ये जो लेंथ आई है वो 140,000 किलोमीटर है, और वहीं हमें पता है कि नॉर्मली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिनके बारे में हमें पढ़ा होता है, उनका अगर हम एग्जांपल ले इसकी बजाय, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में हमें हाइट कैलकुलेट करनी है कि अर्थ से कितने हाइट पे हुआ। इधर इसकी बजाय मैं एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दिखा दूं यहाँ पे ब्लू कलर से, जो यहाँ पे हाइट एच पे, या फिर चलो बेटर रहेगा कि सेंटर से डिस्टेंस आर पे है, ठीक है। सो अगर इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मास m है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, g कैपिटल M स्मॉल m इसका मास है अपॉन r², ये ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ जो कि इसके सेंट्रिपिटल फोर्स के इक्वल होना चाहिए, सेंट्रिपिटल फोर्स के इक्वल होना चाहिए, और सेंट्रिपिटल फोर्स ग्रेविटेशन के कारण ही इसे मिल रहा है, तो m ओमेगा स्क्वायर r इसके इक्वल होना चाहिए। सो m ओमेगा स्क्वायर r मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को पता है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर r के इक्वल होता है। सो नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स या फिर सेंट्रिपिटल डायरेक्शन में फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r के इक्वल होना चाहिए। सो डायरेक्टली m जो टर्म है वो तो कैंसिल आउट हो गया,
और यहाँ से मुझे सिंपली मिला R इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ GN बाय ओमेगा स्क्वायर। ये होता है नॉर्मली एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए, और वहीं ये जो स्ट्रिंग है उसके लिए ये वैल्यू आई है। अब मैं इधर न्यूमेरिकल वैल्यूज डालता हूँ तो ये 140,000 किलोमीटर आया। वहीं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए ये आता है अप्रोक्सीमेटली 60,000 किलोमीटर। सो हम खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज्यादा दूर रखना पड़ रहा है हमें एक बेसिकली स्ट्रिंग को, और स्ट्रिंग की लेंथ इतनी ज्यादा है एक्चुअली में। ओके, और वैसे कंपेयर करें तो ये बहुत ही ज्यादा है। तो अब हम इधर क्या कहा है, क्या ये एक यूएफओ का प्रूफ हो सकता है? जैसे कि हमें प्रूव करना था कि यार ये यूएफओ का प्रूफ हो सकता है। ये दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, वैसे हमने देख तो लिया कि अर्थली ये पॉसिबल तो है, बट अभी भी एक चीज है जो कि डाउट रहती है। क्या आप बेसिकली कोई भी मटेरियल इतना स्ट्रेस जो कि इसके अंदर डेवलप हो रहा होगा, बेसिकली इस मटेरियल के अंदर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा होगा, क्या कोई भी नॉर्मल मटेरियल से सहन कर सकता है? बेसिकली आयरन, स्टील, या फिर कोई, ये स्ट्रिंग बेसिकली किसी भी एक मटेरियल से बनी हुई होगी। हमें चेक करना है कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस इसमें कितना है, क्योंकि तभी हमें पता चल सकता है कि ये यूएफओ का प्रूफ है कि नहीं। क्योंकि हमें देख तो लिया कि ये एक अर्थली प्रूफ पॉसिबल तो है, बट स्टिल अगर इसका, इसमें जो स्ट्रेस है वो बहुत ही हाई ऑर्डर का हुआ, जो कि अर्थ पे किसी भी मटेरियल का नहीं हो सकता, सो देन स्टिल ऑल्सो इट्स अ प्रूफ ऑफ यूएफओ। सो लेट्स चेक कि इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे हर एक जगह पे स्ट्रेस वेरी कर रहा होगा। यहाँ पे ये है, ये जो स्ट्रिंग है इसके डायग्राम में अगर हम क्लोजली देखें तो हर एक जगह पे टेंशन डिफर कर रहा है, तो हर एक जगह पे डिफरेंट स्ट्रेस लग रहे होंगे। ओके, ये हमें पता है कि हर एक जगह स्ट्रेस डिफर कर रहा है। अब जो देखने वाली बात ये है कि अगर हर एक जगह स्ट्रेस डिफर कर रहा है तो मैक्सिमम कहाँ लग रहा होगा स्ट्रेस? इसके लिए वन मेथड क्या है कि हम स्ट्रेस के लिए एक्सप्रेशन ढूंढे और उससे डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम ढूंढने चाहे। अगर हम उस वे में जाना चाहते हैं तो स्ट्रेस होता क्या है, बेसिकली जो टेंशन आया है, टेंशन पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया से मेरा मतलब क्या है, द क्रॉस सेक्शन एरिया ए, टेंशन बाय ए। मेरे को टेंशन ढूंढना पड़ेगा। अब मैं टेंशन की मैक्सिमम, क्योंकि ए तो कांस्टेंट ही है, तो अगर मेरे को स्ट्रेस मैक्सिमम ढूंढना है तो मेरे को किसी भी जगह पे टेंशन मैक्सिमम क्या हो सकता है ये देख, वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं, लेट्स सी दैट। सो टेंशन कहीं पे भी क्या होगा एक स्ट्रिंग में, हमें ये देखना है। इसका अगर मैं एक स्ट्रिंग का डायग्राम बनाने जाऊं तो स्ट्रिंग कुछ इस टाइप से है। अब मेरे को टेंशन एट एनी डिस्टेंस x ढूंढना है। सपोज मैं यहाँ से डिस्टेंस x पे हूँ, उसके एक एंड से यहाँ पे डिस्टेंस x पे हूँ, तो मुझे ये पता है कि ये जो रिमेनिंग पार्ट जिसकी लेंथ l प्लस एक्स है, सॉरी, उसके लिए हो क्या रहा होगा इस रिमेनिंग पार्ट के लिए कि देखो, अगर यहाँ पे टेंशन हो रहा हो, टेंशन होगा तो इस पे सिर्फ अगर मैं ये एल प्लस एक्स का ही पार्ट देख रहा हूँ, मैं पूरी बॉडी नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ एल प्लस एक्स देख रहा हूँ, मतलब मैं उसका अलग से डायग्राम बनाता हूँ तो क्लियर रहेगा। जैसे ये एल प्लस एक्स वाला पार्ट है, उसमें फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं, देखो एक तो इस डायरेक्शन में टेंशन एक्ट हो रहा है, ओके, और वहीं टेंशन के साथ साथ ये जो पूरा एलिमेंट है यहाँ से एल प्लस एक्स लेंथ का, उस पर ग्रेविटी का भी फोर्स एक्ट तो कर ही रहा होगा, तो ग्रेविटी का भी फोर्स
एक्ट हो रहा होगा। लेकिन ग्रेविटी का फोर्स हम पूरा नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ इतने से L प्लस एक्स वाले एलिमेंट पे कितना लग रहा है वही देख रहे हैं। सो इतना टोटल फोर्स लग रहा होगा उस L प्लस एक्स वाले एलिमेंट पे, अगर हम उसे अलग से देख रहे हैं तो ये जो नेट फोर्स है, टेंशन प्लस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये उससे दे रहा होगा रोटेट करने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ये पूरा फोर्स ऑफ सेंट्रिपिटल के इक्वल होना चाहिए उसके लिए। सो टेंशन कैलकुलेट करना है तो हमें इस वे में जाना पड़ेगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ढूंढना है और फोर्स ऑफ सेंट्रिपिटल ढूंढना है। अब मैं इधर कर क्या सकता हूँ कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा कहीं पे भी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर मेरे को इस केस में ढूंढना है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, तो मैं कर क्या सकता हूँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि मैंने इधर लिया था कि एक छोटा सा एलिमेंट एक्स पे जाके लिया था। सो मैं अभी कंप्लीट फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक स्मॉल सा एलिमेंट की बात करूँ तो जो फोर्स लग रहा होगा डी एफ जी, सॉरी, जो फोर्स लग रहा है डी एफ जी वो इस क्वांटिटी के इक्वल है। ओके, सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक छोटे से एलिमेंट के लिए तो इसके बराबर है, ये तो मुझे पता है। तो मैं उसे इधर लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, डी एफ जी इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक छोटे से एलिमेंट के लिए ये है। सो अगर मेरे को ये टेंशन मैंने कैलकुलेट कर लिया, टेंशन मेरे को मिल गया एफ सी ई माइनस एफ ग्रेविटी। तो मेरे को मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे है ये कैलकुलेट करना है। अभी मैं ये नहीं देख रहा हूँ टेंशन की वैल्यू क्या है एट एनी डिस्टेंस एक्स, बट मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। तो डी एफ ई सी ई बाय डी एक्स माइनस डी एफ जी बाय डी एक्स कब जीरो के इक्वल हो रहा है ये देखना है। ओके, और डी एफ जी इसके इक्वल है, वहीं जो फोर्स ऑफ सेंट्रिपिटल एक छोटे से एलिमेंट पे लग रहा होगा वो किसके इक्वल है, हमने कैलकुलेट किया था तो ये पूरा टर्म आया था। ओके, सो ये पूरा तो जो टर्म है वो मैं एक सेकंड इधर लिख देता हूँ। जो फोर्स ऑफ सेंट्रिपिटल है छोटे से एलिमेंट के लिए, पूरा काम देख ही नहीं रहे, इसके इक्वल है। सो हमें मतलब क्या है, डी एफ सी बाई डी एक्स और डी एफ जी बाई डी एक्स, उसके लिए हमें इंटीग्रेट करने की एक्चुअली में ज़रूरत है ही नहीं। और अगर हम इंटीग्रेट करते फिर डिफ्रेंशिएट करते, बेसिकली इंटीग्रेशन होता क्या, एंटायर डेरिवेटिव ही है इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग। मतलब डेरिवेटिव किए हुए फंक्शन को अगर हम वापस इंटीग्रेट करें तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है। सो इधर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते तो वो लेंदी भले जाता, बट फाइनली हमें यही रिजल्ट मिलेगा। सो इधर से मेरे को डी एफ जी बाई डी एक्स और डी एफ सी ई बाई डी एक्स डायरेक्टली मिल गया, डी एक्स को इधर ले जाके डी एक्स को इधर ले जाके। सो वो मैं इधर पुट करूं तो मुझे मिला कि रो ए ओमेगा स्क्वायर एक्स मस्ट बी इक्वल टू रो ए जी एम बाय एक्स स्क्वायर। जस्ट एक छोटा सा चेंज है, ये एक्स हमने सेंटर से लिया था। ओके, एलिमेंट्स लेने के लिए हमने एक्स सेंटर से लिया था, तो इधर से मुझे मिल गया कि जो एक्स है वो किसके इक्वल आया, यहाँ से एक रो ए तो कैंसिल आउट हो गया, तो जी एम बाय ओमेगा स्क्वायर का क्यूब रूट। सेंटर से, अर्थ के सेंटर से इतने डिस्टेंस पे सो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। मैक्सिमम स्ट्रेस क्यों, जहां पे टेंशन मैक्सिमम लग रहा है वहीं पे स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। और वैसे हमने देखा था कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए भी यही होता है लेंथ। ओके, सो ये एक ऑब्जर्वेबल थिंग है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और
स्ट्रिंग ऐसे रिलेट हो रहा है, क्योंकि इस स्ट्रिंग में जहाँ मैक्सिमम टेंशन लग रहा है वो पॉइंट का है जहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम रख सकते हैं। ओके, सो अब मैं मैक्सिमम टेंशन अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करता, मैक्सिमम टेंशन अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का कैलकुलेट करके, सो ऑब्जर्वेबल थिंग क्या है कि अब मैं टेंशन को कैलकुलेट करने जा रहा हूँ एट दिस वोल एलिमेंट, तो मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम x टू r प्लस l, r की बजाय सम लेंथ x टू r प्लस l। अब मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो मेन थिंग क्या है कि जस्ट अ सेकंड, मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी एक्ट हो रही होगी, इधर से हम देखें तो वो इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू r प्लस l ऑफ रो ए जी एम डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अगर मैं x से लेके r प्लस एक्स तक ये एलिमेंट देख रहा हूँ, वैसे x से लेके ये l माइनस एक्स मुझे लिखना चाहिए था, ये लेंथ। और मैं इंटीग्रेशन इधर x टू l प्लस r क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि x वैसे एक्चुअली में मैं सेंटर से ले रहा हूँ और यहाँ से इस पॉइंट x से l प्लस r तक जा रहा हूँ। ओके, मैं 0 टू x वाला एलिमेंट देख नहीं रहा हूँ, और x में मैं क्या पुट कर दूंगा, ये जो मेरी ये वैल्यू है वो पुट कर दूंगा। सो अगर मैं इधर ग्रेविटी का फोर्स कैलकुलेट करने जाऊँ तो मुझे मिला रो ए जी एम, देखो ये माइनस वन अपॉन एक्स के इक्वल आ जाएगा, तो ये होगा 1/x माइनस 1/r प्लस एल के इक्वल। और वहीं फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल कितना के बराबर आएगा, देखो अभी भी हमें इंटीग्रेट करना है x टू r प्लस एल, और अब हमें इंटीग्रेट करना है रो ए ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो ये आ जाएगा रो ए ओमेगा स्क्वायर आर प्लस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो इधर मैंने क्या किया कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, और बाई टू के फैक्टर को बाहर ले गया और लिमिट रख दी। सो इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं लिखने जाऊं, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा के, सॉरी इसे इसी वे में रहने देते हैं। सो बेसिकली फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल इसके इक्वल है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसके इक्वल है। सो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो टेंशन के इक्वल होगा, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल माइनस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो इधर मैं एक चीज तो देख रहा हूँ कि कॉमन ही आ जाएगी रो ए, और फिर अंदर क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बाय टू इंटू आर प्लस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, सॉरी माइनस जी एम बाय एक्स प्लस जी एम अपॉन आर प्लस एल। ओके, टेंशन इसके इक्वल आया, और टेंशन इसके इक्वल है जो, तो स्ट्रेस किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस, वो आया रो इनटू दिस होल क्वांटिटी। इधर L भी हमने कैलकुलेट कर लिया और X भी हमें पता है कि कहाँ मैक्सिमम आ रहा है। तो अर्थ पे जितने भी मटेरियल्स है उनमें हमें ये पता है कि मैक्स मिनिमम टू मिनिमम रो पॉसिबल क्या है, 1000 फॉर अ वाटर। वैसे वाटर की डेंसिटी तो हमें कंसिडर करनी ही नहीं चाहिए। सो बेसिकली मिनिमम टू मिनिमम ये अबो 3000 का फैक्टर का रहेगा। और ये जो पूरा फैक्टर आ रहा है ना, इसे कैलकुलेट करने पे x की वैल्यू और l और r की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे, तो ये जो पूरा आएगा वो 10 पावर 12 के ऑर्डर का आ रहा है। सो ये दोनों का नेट प्रोडक्ट एक्चुअली में 10 पावर 15 के ऑर्डर का आता है।
और वहीं अर्थ पे जितनी भी मटेरियल्स है वो स्ट्रेस 10 पावर 12 और 10 पावर 13 के ऑर्डर का ही झेल सकते हैं। सो वी कैन से कि ये जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो अर्थ पे तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, इसलिए ये एक एविडेंस हो सकता है यूएफओस का। द रीजन इज कि कोई भी अर्थ पे अभी तक ऐसा ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं है हमें। So this is a proof of UFO. This can be a evidence for UFO. मतलब UFO से मेरा मतलब क्या है कि सच ऑब्जेक्ट्स जो कि अर्थ पे हो ही नहीं सकते, दैट आर अनआइडेंटिफाइड फॉर अस। यूएफओ का एक्चुअली में फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो आई होप आपको ये सोल्यूशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। इधर लेंथ कैलकुलेट करने गए थे हम, तो हमने देखा कि कितना बड़ा लेंथ आया, और इतनी बड़ी लेंथ तो हम खुद भी ह्यूमनली क्रिएट ही नहीं कर सकते, इतनी बड़ी लेंथ का स्ट्रिंग। सो दिस इज एन एविडेंस ऑफ यूएफओ। ओके, बाय एवरीवन। तो हेलो एवरीवन, वो जो वीडियो था इसमें सर्टेन करेक्शंस है। बेसिकली करेक्शंस क्या है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए जो रेडियस हाइट ढूंढा था वो मैंने 60,000 किलोमीटर लिखा है, उसकी बजाय इट्स एक्चुअली 45,000 किलोमीटर। दिस इज फर्स्ट करेक्शन। फिर वहीं मैं जब ढूंढ रहा था कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ है, वहां पे मैंने यहाँ पे एक क्यूब रूट लिखना रह गया था। एंड अनदर करेक्शन यहाँ पे ये है कि मैंने कहा था कि रो मिनिमम टू मिनिमम 1000 पॉसिबल है वाटर के लिए, दैट वाज रॉन्ग। बट एक्चुअली में मेरा मतलब क्या था कि रो को मेरे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेना है, तो किसी एक मटेरियल का मैं लूँ, तो जैसे मैं स्टील फॉर एग्जांपल ले लूँ, तो ये ऑर्डर किसका आएगा, 10 पावर 4 का ऑर्डर आएगा। मेरे को ये समझाना था मेनली। सो नेट उनका मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मेरे को 10 पावर 15 का ऑर्डर का मिला, जो कि बेसिकली कोई भी एक नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं झेल सकती। ओके, सो यही मेन करेक्शंस थे।